पे टैक्स दो। उसने अपील दायर कर दी, उसकी अपील खारिज हो गई। इस बीच में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्र ने आगे अपील दायर कर दी इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल में। वो कोई 8-10 साल अपील सुनवाई के लिए आई। बाद में तो ट्राइब्यूनल में कोई 2 ईमानदार सदस्य होंगे, एक जज था और एक अकाउंट्स मेंबर था। उन्होंने 98 पेज का पूरा निर्णय दिया और जितने ये दस्तावेज उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार के जमाने में आए या जिसको जोगिंदर सिंह लाए थे, जो वीपी सिंह के जमाने में चिट्ठी उनको दी थी कि ये कागज भेजो, उन्होंने सारे मंगवा लिए और सारे मंगवा कर कहा कि इतना पैसा इस खाते में इसको मिला है विंग चड्ढा को, इतना पैसा हिंदुजा को मिला और इतना पैसा कोतरोची को मिला और इस सारे पैसे पे इनकम टैक्स दो। और अब हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ी विचित्र समस्या आ गई कि सीबीआई को तो तैयार किया था ये कहने के लिए कि कोई रिश्वत नहीं मिली और टैक्स वालों ने कह दिया कि रिश्वत के ऊपर भी टैक्स लगेगा। आज वास्तविक स्थिति ये है कि सीबीआई कह रही है नो किकबैक्स हैव बीन पेड और टैक्स अथॉरिटीज कह रही है कि टैक्स दो जो किकबैक मिला है और इस अकाउंट में इतना पैसा मिला है। और वो हिम्मत के साथ लगी हुई सच्चाई कहीं से न कहीं से रास्ता ढूंढते हुए उभर के बाहर आ गई। और एक एक बात जो हम आज 23 साल से कह रहे हैं उस टैक्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में लिखी है, उसके अतिरिक्त कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मैंने इसलिए ये कहा कि ये कहना मैं ईमानदार हूं बट आई लीड द मोस्ट डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट इन हिस्ट्री। और मैंने सबसे भ्रष्ट आदमी को लेकर सीवीसी बना दिया। मैंने हर संस्था का दुरुपयोग करके ऐसा मामला, कौन था कोतरोची, क्यों वो डिफेंस डीलर तो नहीं था, उसको पैसा क्यों मिला, कौन सी ताकत थी। अच्छा अब क्या पता चला, वो जो एई सर्विसेज जो कहती थी कि मैं 31 मार्च 86 से पहले ऑर्डर दिलवाऊंगा, अब एई सर्विसेज में जो पैसा गया उसका भी अकाउंट मिल गया। उसमें जो पैसा गया वो जाते ही वहां से निकलकर एक कोलबार इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी में पनामा आइलैंड्स में चला गया। अब उसके खाते के पीछे गए, उसके जब अकाउंट्स खोले तो उसके अकाउंट में कौन से 2 नाम निकले, ओटोवियो कोतरोची, मारिया कोतरोची। तो जिस व्यक्ति ने, जो 5 सेना ने ट्रायल किए और कहा कि फ्रांस की बंदूक खरीदो, और जो व्यक्ति बीच में आ गया एई सर्विसेज और उसने कहा मैं ऑर्डर दिलवाऊंगा और 31 मार्च से पहले दिलवाऊंगा, वो कोतरोची था। और कोतरोची किसके नजदीक था? ये बात सच है कि मनमोहन सिंह जी के नजदीक नहीं था, वो तो उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के लोग ये बतला दे किसके नजदीक था। सच्चाई उनको मालूम है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है, द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस, और इसीलिए मैंने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक जाता है। कोई दूसरा भ्रष्टाचार का मामला ऐसा नहीं हुआ सन 47 से लेकर आज तक विच लैंड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। और यही कारण है कि आज 24-25 साल बीत गए फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ता। लोग जवाब मांगते हैं और आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये 2G का मामला क्या है, कि स्पेक्ट्रम का बोफोर्स में जो अमाउंट था 2G की तुलना में तो बहुत कम था। वो तो पूरा ऑर्डर ही 1500 करोड़ के करीब का था। टू जी का जो मामला है कि आपको याद होगा कि पहले जो टेलीफोन विभाग था सिर्फ सरकार चलाती थी, MTNL या BSNL, DOT। इस देश के अंदर जो टेलीकॉम सेवाएं थी वो इतनी खराब थी कि आपको टेलीफोन चाहिए तो 20 साल इंतजार करना पड़ता था। उसका एक माप होता है जिसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं कि टेली डेंसिटी क्या है इस देश की।
सन 1994 में हिंदुस्तान की टेलीडेंसिटी थी 0.8%, यानी कि 100 में से 0.8, 1% से भी कम लोगों के पास फोन था। अगर दिल्ली शहर में 1 करोड़ लोग हैं तो 1 लाख से कम फोन है, और गांव में तो बहुत ही कम था। सरकार का यह मत था, और सही मत था, कि निजी क्षेत्र इसमें आना चाहिए और निजी क्षेत्र की जो आर्थिक ताकत है वो इसमें लगनी चाहिए। सरकार के पास इतने साधन नहीं है। इसको खोला गया। जब कांग्रेस सरकार ने सन 94 में इसको खोला तो उसने मूलतः 2 गलतियां की। पहली गलती उसने ये की कि ये कहा कि हर क्षेत्र में केवल 2 खिलाड़ी आएंगे, ओनली 2 टेलीकॉम प्लेयर्स इन ईच सर्कल, जिससे प्रतियोगिता सीमित थी। दूसरा गलत निर्णय था कि बहुत बड़े मात्रा में हम लाइसेंस फी लेंगे। उसका असर यह हुआ कि निजी क्षेत्र तो आ गया, पर 2 खिलाड़ी आए हर क्षेत्र में, और जो लाइसेंस फी थी, जो उपभोक्ता को टेलीफोन का खर्चा देना पड़ता था, पहले उन्होंने आरंभ किया कि 1 मिनट कॉल का रेट होगा 32 रुपए, फिर उसको किया 16 रुपए। जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो 1 मिनट फोन का रेट था 16 रुपए। अब ये 2 खिलाड़ी लाइसेंस फी भी नहीं दे पाते थे। इन्होंने कहा सरकार ने उल्लंघन किया, इन्होंने 1000 करोड़ रुपया सरकार से मांग लिया। अटल जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 3 निर्णय लिए। पहला निर्णय लिया कि इस लाइसेंस फी को समाप्त करो, और ये जो तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम 2 ही रहोगे, कोई तीसरा नहीं आएगा, यहां असीमित लोग भी आ सकते हैं। और लाइसेंस फी समाप्त करने के बाद जो कमाई आप करते हो उसमें से एक हिस्सा सरकार लेगी, रेवेन्यू का हिस्सा लेगी। उसका असर यह हुआ कि 16 रुपए से दर 2 रुपए आ गई, 2 रुपए से 1 रुपया आ गई, उससे 50 पैसे आ गई, 30 पैसे तक आ गई। जो टेलीडेंसिटी 0.8% थी, आज लगभग 65 और 68% के बीच में, और दिल्ली शहर में तो 110-115% है कि एक व्यक्ति के पास एक नहीं, एक से ज्यादा फोन है। गांव की थोड़ा कम है। दर जो थी सबसे सस्ती हो गई। दूसरा निर्णय अटल जी की सरकार ने लिया कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, एक टेक्नोलॉजी जीएसएम थी, एक सीडीएमए था, हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, हर तरह की टेक्नोलॉजी अलाउ करेंगे। ये नहीं कि आप एक टेक्नोलॉजी से जाओ, आप किसी भी टेक्नोलॉजी से जा सकते हो। और तीसरा निर्णय यह किया कि आपकी टेक्नोलॉजी कोई भी हो, आपको एक यूनिफाइड लाइसेंस चाहिए, उससे कोई भी तरीका तकनीक का आप प्रयोग कर लो। उस दिन के बाद से आज तक यूपीए ने कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसी नीति को चला रहे हैं, उन 3 निर्णयों को। उसका असर यह है कि जो लाइन 20-20 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी वो समाप्त हो गई। आप जाइए, आपको आधे घंटे में टेलीफोन मिलेगा। जो दर है वो सबसे दुनिया में सस्ती हो गई। जो 0.8% था टेलीडेंसिटी, वो आज 68% हो गई, और एक सक्सेस स्टोरी बनी। इस बीच में सरकार, जो निर्णय था कि पहले केवल 2 खिलाड़ी होंगे, अब कहा असीमित खिलाड़ी होंगे, अन्य खिलाड़ियों को भी लाती रही। 2007 में जब ये राजा मंत्री थे तो सरकार ने निर्णय किया कि हम हर सर्कल में और लाइसेंस देंगे। लाइसेंस तो एक कागज का टुकड़ा होता है, केवल अनुमति होती है, लेकिन सरकार को पैसे देकर आपको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, जिसके आधार पर आप इस सेवा को शुरू कर सकें। स्पेक्ट्रम में सरकारी अधिकार होता है। आपका रक्षा मंत्रालय बहुत स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटीज के लिए, और पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी, डिफेंस मिनिस्ट्री को जाती है। आप स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए किस दर पे दोगे? अब 2007 से इन्होंने नई कहानी शुरू कर दी। एक विज्ञापन निकाला कि 1 अक्टूबर 2007 से पहले जो चाहता है लाइसेंस वो दरखास्त दे दे।
बहुत लोग आए। अब इन लोगों में से अपने चहेताओं को कैसे दिया जाए, षड्यंत्र ये था। जब एप्लीकेशंस आ गई तो उसके बाद दूसरा निर्णय ये सरकार करती है, और वो निर्णय केवल ए राजा का नहीं था। ए राजा का पत्र छपा है प्रधानमंत्री के नाम कि आपसे चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया था कि हम ये 1 अक्टूबर की डेट को रद्द कर दें और उस डेट को आगे बढ़ा लें। आगे कैसे बढ़ाएं कि विज्ञापन में कहा 1 अक्टूबर, और निर्णय लिया कि जो 25 सितंबर से पहले एप्लीकेशन आई है केवल उसको कंसिडर करेंगे। जो 25 अक्टूबर और सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में आई उनको समाप्त कर दो। अब जितने टेलीकॉम के खिलाड़ी थे वो तो 25 सितंबर के बाद आए थे, और 25 सितंबर से जो पहले वाले थे जो इनके खास चाहते थे, उसमें अधिकतर वो थे जो रियल एस्टेट बिल्डर लोग थे। उनको कहा भाई आप 25 से पहले डाल दो, मैं नीति बनाऊंगा 1 अक्टूबर की, उसको खत्म करके उसको 25 कर दूंगा। तो आपने गलत तरीके से बहुत खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। अब 25 से पहले जो खिलाड़ी आए 122 सर्कल्स लाइसेंस जाने थे, यानी कि पूरे देशव्यापी लिया जाए तो 9 लोगों को मिलना था, लेकिन 9 के स्थान पर 20-25 लोग थे। एक दिन दोपहर को निर्णय किया और एक सर्कुलर निकाला कि 2 बजे आपको अपनी लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगी, आप नीचे दफ्तर के नीचे आ जाइए। एक आदमी वो पत्र लेकर गया और बांटने लग पड़ा, और नीति ये होगी जो सबसे पहले पैसे जमा करवाएगा उसको मिलेगी। अब सबसे पहले पैसे जमा करवाने का तरीका भी जो अपने चाहते ना थे उनको पहले बतला दिया गया। एक आदमी पत्र लेकर चला गया, कुछ गुंडे मुस्टंडे लेकर चला गया, तो जो दूसरे लोग आते थे उनकी कार पार्क में ही पिटाई हो जाती थी। और 9 आदमियों को 2 बजे चिट्ठी पकड़ा दी, उनको पहले सूचना दे दी, 2:15 तक। अब बहुत बड़े पैसे के बैंक ड्राफ्ट बनवाने थे, बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, अगले दिन आएंगे। उन सबको निर्णय पहले बतला दिया। 2 और 2:15 के बीच में उन 9 आदमियों ने जाके अपने पैसे जमा करवा दिए। उनमें से एक तो इतना होशियार था कि उसने एक शाम पहले ही जमा करवा दिए थे, कि नीति घोषित होने से पहले ही जमा करवा दिए, उसको नीति मालूम थी। और जो दूसरे लोग आ गए थे गलती से, वो घायल कार पार्किंग में पड़े थे। अब दूसरा विषय आया कि इन 9 लोगों से कितने पैसे लिए जाए।